अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सर, और पब्लिक इन्हें कहती है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। हरमीत अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, रास्ते में कहीं ठंड खाता सर आज तो सर भी कांप रहे, सर को आईएफ भी लग रही थी, सर कहते हाथ बहुत ठंडे, प्लीज आराम से लगाएं। आईएफ भी सर, लेकिन सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है यानी मंडे, लेकिन सबसे पहले सर अफसोसनाक खबर जो बलोचिस्तान से है वो हमें देनी है। और बलूचिस्तान कैप्टन समेत जो 5 फौजी शहीद हुए हैं, दिन का आगाज़ जो है वो हम इस बात से, इस खबर से, इस अफसोसनाक खबर से कर लेते हैं। कोहलू में ये वाक़या हुआ, एक बारूदी सुरंग फट गई जिसके नतीजे में 5 फौजी हमारे एक अफसर समेत शहीद हो गए। बाकी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ISPR ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे फ़ौजी जवान हमेशा वतन के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं और ये कुर्बानियों का सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। लेकिन वतन की हिफाजत हमारे लिए अव्वलीन काम है। दुश्मन के अनासर ऐसी तकरीबी कार्रवाइयाँ करके हौसला पस्त नहीं कर सकते कौम का। कौम हमेशा फ़ौज के साथ खड़ी। ऐसे मामले में कोलू में अब ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, इस वक्त तलाश में हैं उन लोगों की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इस तरह की करते हैं। और बलूचिस्तान का अमन भी जो है उसको भी कभी भी ISPR ने कहा है कि हम ख़त्म नहीं होने देंगे इस तरीके से। तो बहरहाल अफसोसनाक खबर, बलूचिस्तान कैप्टन समेत 5 फौजी शहीद हो गए। जैसे हमने आपको बताया, कोलू में क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन में गाड़ी जो है उसके नीचे एक बारूदी सुरंग आ गई, दुश्मनों ने बारूदी सुरंगें। और हम जैसे कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस होता है जो वहाँ पे तकरीब पसंद है, उनके साथ मिल के इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। इस तरह की कार्रवाइयों को हम जैसे पहले ही कह रहे हैं, हौसले पस्त नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और सर हमेशा आप ISPR की बात कर रहे हैं और इस तरह की जब की खबर आती है और हम शहीदों की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे फ़ौज के सिपह सलार सरहदों पर, इन इलाकों में जहाँ पर इस वक्त ख़तरा मंडला रहा है, हमें महफूज रखने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। और ये कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो यूँ ही चलता रहेगा। यही बयान जो है वो ISPR की जानिब से भी जारी किया गया है। हमने प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर से करना था और ये खबर चूँकि आपने कल ख़बरों में भी देखी है और हमने भी अफसोस का इजहार करना था। हमारे जवान हैं, शहीद हैं, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो उनकी इंतज़ार, हमेशा उनके इंतज़ार में रहती हैं, लेकिन हमारे लिए, आप सबके लिए वो सरहदों पर और इन इलाकों में मौजूद होते हैं। तो सर अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ के हमने आज बातें करनी है आपसे। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। इसका आगाज़ मैच का आगाज़ हो गया है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। न्यूजीलैंड की टीम 20 बरस के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये 18 बरस पहले होना था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस वक्त आई उस वक्त यहाँ पे एक हिंदुस्तान से फिर एक ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली जिसकी वजह से वो दौरा अधूरा छोड़ के वापस चले गए थे। अब वो वापस आए हैं। इस वक्त टेस्ट मैच का आगाज़ हो गया है। आज पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियाँ की हैं। मीर हमज़ा को खिलाया फास्ट बॉलर के तौर पे, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि रिजवान को बाहर बिठा के सरफराज अहमद को विकेट कीपर के तौर पे सामने लाया गया है और कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस सरफराज नवाज बैटिंग को तक़वियत दें। जो बैटिंग हमारी बहुत कमज़ोर चलती चली जा रही है उसको तक़वियत दें। अभी हाल ही में जो सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस आपको पता है हमारी टीम की रही है। अब नजम सेठी साहब ने जो ओहदा है वो संभाला है, चार्ज संभाला है और टीम को बेहतर करने का जो बेड़ा है वो भी सर पे उठाया। नई सिलेक्शन कमेटी है शाहिद आफरीदी की सरबराही में। 2-3 दिन पहले आप जानते ही हैं कि नई जो सिलेक्शन कमेटी जब आई तो उन्होंने आते ही जो पुरानी मोहम्मद वसीम की तैयार किदा मुंतखब करदा रादर टीम थी उसमें तब्दीलियाँ की और मीर हमज़ा जिनके परफॉर्मेंस नेशनल लेवल के ऊपर बहुत ही शानदार चली आ रही थी उनको शामिल किया गया। तो स्पिनिंग विकेट कराची की हमेशा से रही है और उम्मीद यही है कि बैटिंग शुरू में हेल्प करेगी। जैसे बाबर आजम का कहना है कि पिच लगता है कि शुरू में बैटिंग को सपोर्ट करेगी, बाद में स्पिनिंग ट्रैक शायद बन जाए। ये उस हिसाब से पाकिस्तान ने अबरार अहमद और नुमान अली पे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रखा है। उन दोनों को टीम में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान की टीम में भी हिंदुस्तान कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड की टीम में भी हिंदुस्तान मुंह पे आया हुआ है, इसलिए हमने उनकी कार्रवाइयों की जिक्र कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम में भी 2 स्पिनर उन्होंने शामिल किए हैं
एजाज पटेल इसमें शामिल हैं, इश लोधी, क्या नाम है उनका, इश सोदी जो है वो भी टीम में शामिल है। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि जस्ट स्टार्टेड, मैच इज जस्ट स्टार्टेड और अभी पिछले वाइट वॉश के बाद तो वी जस्ट रियली होप, और उसके बाद एक अहम तब्दीली, चले क्रिकेट टीम की तब्दीली की बात तो सर आप कर ही रहे हैं, लेकिन नजम सेठी साहब के आने के बाद जो है वो भी हम काफ़ी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल दो कि अब हमने टीम की सिलेक्शन उनके आने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पिछला जो वाइट वॉश हुआ है उसके बाद सर अब ये ब्लैक वॉश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी होप कि चले न्यू ईयर पर हमें कोई ना कोई तोहफा क्रिकेट टीम की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन सर हारिस रऊफ का निकाह हुआ इस दौरान, हमने वो भी हाईलाइट्स देखी, अगर जिक्र कर लेते हैं, क्रिकेटर्स का जिक्र हो रहा है, क्रिकेट का जिक्र हो रहा है तो हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। उनको हमारी तरफ से निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जब उन्होंने वो पिक्चर्स डाली और सर मुनजा ऐसे नाम है उनकी वाइफ का जो है, लेकिन प्यारी बात है, कपल बहुत प्यारा है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत सराहा जा रहा है। और जिस तरह से वाइट शेरवानी और वेस्ट कोट पहन के और तमाम दोस्त साथ खड़े हुए, लाहौर कलंदर वाले खास तौर पे पहुंचे हुए थे सारे के सारे शाहीन सपोर्ट करने के लिए। शाहीन अफरीदी भी थे और जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है, आकिब जावेद भी थे जो उनके हेड कोच हैं और डायरेक्टर है, बल्कि स्पोर्ट्स सबने एक जैसी शेरवानियां पहनी थी सर, सबने एक जैसी शेरवानियां पहनी हुई थी। और एक और बात, 3 फरवरी को शादी है शाहीन अफरीदी की भी सर। अच्छा, यस, देखिए शादियाँ हो रही हैं सबकी बस बिला वजह। आपको पता है दिसंबर जनवरी फरवरी महीने ही ऐसे होते हैं कि अलॉट ऑफ फंक्शंस और मेहंदी बारात वलीमा सब बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो हाईलाइट्स सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, लोगों ने उनके कपल को बड़ा पसंद किया है और ये इनकी क्लास फेलो थी जिससे अब उनकी शादी हो गई है। अब ये दे आर निकाह फाइट, अब पता नहीं रुखसी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन चलिए क्रिकेट की बात हो रही थी, हमने कहा आपसे ये भी शेयर कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। मुनीर नियाज़ी साहब का आज यौम वफ़ात है और सर परवीन शाकिर साहिबा उस हवाले से तकरीबात भी होंगी, लोग याद भी करेंगे हल्का बाबे ज़ौक़ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अदबी लोग इकट्ठे होते हैं मुनीर नियाज़ी को याद करते हैं। मोहम्मद मुनीर ख़ान इनका असल नाम था और ये जनाब 19 अप्रैल 1928 को इनकी पैदाइश हुई थी और वफ़ात इनकी जो है वो 26 दिसंबर 2006 में दिसंबर को इनका इंतकाल हुआ था। मुझे बहुत मौका मिला मुनीर से मिलने का। एक अजीब पुरअसरार सा ह्यूला उनके गिर्द होता था और उनकी शायरी में भी वो पुरअसरार कैफियत नज़र आती है, जैसे वो साए और मुहीब साए बल्कि उनको कहना चाहिए, उससे वो डराते रहते हैं। एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट सर जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट हर चीज़ को लेकर वेरी क्लियर वेन उनका जो था। और आपने जो उनकी पुरअसरार शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उससे जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो कितना मुतासिर थे। हाँ, वो जैसे लिखते हैं ना, कर दियाँ कंधा उत्ते दिसन छिट्टां लाल फुआर दियाँ, अद्धी राती बुए खड़कन डैना चीका मार दियाँ। ये पुरअसरारियत उनकी थी। लेकिन बड़ी खूबसूरत पंजाबी के एक और नज़्म है उनकी, वो सुनाता हूँ आपको कि हुंजे मिले ते रोक के पूछा वेखे ही अपना हाल, किथे गई और रंगे तेरी सप्पा वर्गी चाल, गल्लां करदियां गुंडियां अखा वाना लुटदे वाल, किथे गया ओ ठाठा मार दे लहू दा अन्ना जोर, ते सावा वर्गी गर्म जवानी लैगे केड़े चोर। ये लैगे केड़े चोर। वाह सर, वो जो बड़ी मशहूर वो मतलब हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत नज़्म है उनकी। और मैं एक और जो है वो ये है कि मैं सुनाता रहता हूँ उनकी चीज़ें अक्सर, लेकिन 20वीं सदी का आखिर जो है उसको हमेशा मुनीर नियाज़ी की सदी कहा जाता है। आखिरी हिस्सा जो है मुनीर नियाज़ी अपने अंदाज में भी एक पुरअसरार सा ह्यूला रखते थे, बहुत कम बोलते थे लेकिन जुमला उनका बड़ा खौफनाक हुआ करता था। और यानी वो अख्तर होते थे एक स्क्रिप्ट एडिटर, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, तो अख्तर जो है वो अपना ज़ाहिर है स्क्रिप्ट एडिटर के तौर पे वो रिजेक्ट कर देते थे स्क्रिप्ट, दोस्त नाराज़ रहते थे उनसे। अच्छा। तो मुनीर नियाज़ी ने उनको कहा कि अख्तर तू ऐसा नेवला गंडोया है, गंडोया केचुआ, तू ऐसा गंडोया है जिसने
सांप की वर्दी पहनी हुई है, तो ऐसा गंडोया है जिन्हें सप दी वर्दी पाई थी। एग्जाम्पल देखिए उन्होंने क्या कोट किया, बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए उनकी पर्सनालिटी को। लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली जब आप तस्करा करते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरी मुलाकात रही है वो मुनीर नियाज़ी साहब हों या इस तरह की शख्सियात जिनका आप जिक्र करते हैं, तो सर उनकी सोहबत में बैठना, उनके साथ बैठना, उनके लिखने के तरीके को देखना, उनकी महफिल जहाँ पर आप मौजूद हो तो बजाते खुद उनको अपने सामने बैठकर एनालिसिस उनका करना वो एक और ही चीज़ है। सर वो एक्सपीरियंस यकीनन आपका है, लेकिन जो आज के यंगस्टर्स हैं वो तो सिर्फ इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकते हैं कि वो उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं। पहले भी मैंने सुनाई हुई है, लेकिन उर्दू में भी उनकी नज़्म में कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरान, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारह में, ये नाबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। मैंने पहले भी सुनाई हुई है, बहुत दफा सुनाई है, बहुत फेवरेट है सर की ये गज़ल। हाँ, बहुत खूबसूरत नज़्म है उनकी। और पहली बात ही आखिरी थी, उससे आगे बढ़ी नहीं, डरी हुई कोई बेल थी जैसे पूरे घर पर चढ़ी नहीं, डर ही क्या था कह देने में, खुलकर बात जो दिल में थी, आस पास कोई और नहीं था, शाम थी नहीं मोहब्बत की, एक झिझक थी साथ रही क्यों कुर्ब की साथ हैरा में, हद से आगे बढ़ने की, फैल के उस तक जाने की, पूरे घर पर चढ़ने की। तो ये भी उनकी एक नज़्म है। मेरा गांव उनकी बड़ी खूबसूरत नज़्म है एक, कि छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा, शजर बहुत थे थोड़े घर थे जिनको था दूरी ने घेरा, इतनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागता रहता था दिल मेरा, बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा, ऐसे आलम में फिर दिल को ख्याल आता किस हाल में तेरा, क्या राज जो हद से बाहर में था अपना आप छुपाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर सपना आगे जाता कैसे, क्या बात है, समा बांध दिया आपने। तो ये मुनीर नियाज़ी थे। हम चलते हैं, परवीन शाकिर का भी आज यौम वफ़ात है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परवीन शाकिर नौजवान शायरा, नौजवानों की फेवरेट, और ख़ासतौर पर सर मैं अभी आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में जिसका जिक्र कर रही थी कि हमारे पास तो ख़वातीन शायरा में से और इतनी मतलब असर रखने वाली, उनकी जो शायरी में इतनी इंटेंसिटी है, लोगों को मुतासिर करना और फिर शेर कहने का जो अंदाज़ है सर उनका, बहुत कम ख़वातीन शायरा हमारे पास जो है वो मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह वाह वाह। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो मैं तेरी। वाह 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 शाकिर। 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हो गया था। कार एक्सीडेंट में, नौजवानी थी जब कार एक्सीडेंट हो गया इस्लामाबाद में। ब्यूरोक्रेट थी, CSS पास किया हुआ था और बहुत ही आला ओहदे के ऊपर ये कस्टम्स में काम करती थी। जवानी में मौत हुई सर, एन जवानी में एक्सीडेंट में फौत हो गई। मतलब बड़ा नाम बनता। और इनके बारे में यानी जैसे परवीन शाकिर को जो जानने वाले हैं वो कहते थे कि गालिब का असर एक शेर का बहुत इनके ऊपर था। और उस हवाले से ही मुरब्बी इनके अहमद नज़ीम कासमी कहते थे कि परवीन की शायरी में गालिब का शेर फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में है खुदा, अफसून इंतज़ार तमन्ना कहें जिसे का बहुत असर है। तो उनको भी हम याद करते हैं। दोनों हमारे शोरा बड़े परवीन शाकिर भी और मुनीर नियाज़ी भी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उस हवाले से हमने ये सेगमेंट का हिस्सा बनाना था, याद करें। अच्छा जी, और आपने तो शेर सुना बांध दिया प्रोग्राम में। आगे बढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सुनने की, एक और नज़म एक और गज़ल आपसे सुने हम। लेकिन चले आपके मंडे का, यानी हमने वीक का आगाज़ तो बड़े अच्छे अंदाज में कर लिया। आप ज़रा पॉलिटिकल हैपनिंग की बात कर लेते हैं, टॉप स्टोरीज़ की बात करते हैं आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और सर टॉप स्टोरीज़ में आपको पता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हाईलाइट्स हैं। 11 जनवरी से पहले पंजाब में इत्तेमाद का वोट ले लेंगे, ये स्टेटमेंट फ्रेश स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की। बहुत उसकी वजह से फिर दोनों तरफ की पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं, बिल्कुल ऐसे के वो पूरा जोर लगाएंगी कि 11 जनवरी से पहले कोई हैपनिंग इस तरह की हो जाए, कोई काम इस तरह का हो जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर असेंबली ना टूटे। कल राना सनाउल्लाह ने भी फैसलाबाद में
जो एक तकरीब से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, उनको पूरा यकीन है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये जो एशियन टाइगर का ख्वाब है बनने का, ये ज़रूर पूरा होगा। वो कहते हैं पाकिस्तान की समत हमने मुतय्यन कर दी है। इमरान खान ने जो एक ख़राबी पैदा की थी मईशत में, उसको बड़ी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है पाकिस्तान को इस हालत से कि जिसमें डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन इमरान खान की पूरी कोशिश ये है कि ऐसे ब्लंडर्स किए जाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान चला जाए। इमरान खान उसके बरक्स ये कहते हैं कि एक नालायक हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, और ये हुकूमत गलतियों पे गलतियां कर रही है, और ये कि अगर ऐसी हालात रहे, इलेक्शन अनाउंस ना किए गए, तो फिर फरवरी मार्च तक डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा पाकिस्तान। दोनों डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन तदारुक जो है उसका हल किसके पास है, उस हल की तरफ बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो इमरान खान को कम से कम, मैं तो यही बारहा कहता हूँ कि उनकी पार्टी को ये चाहिए कि इस मौके के ऊपर ये सोचें कि वाकई मईशत हमारी बुरे हाल में है। अभी तक हमें IMF का जो लोन मिलना था वो स्टॉल्ड है, वो नहीं आ रहा, और उसके बगैर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। अभी 21 थाली में कुछ करोड़ डॉलर, जो 50-60 करोड़ डॉलर की देनी थी, वो देने के बाद सर मैं कैरी कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है इस चीज़ का जिक्र आप भी और हमीद पाजी भी जब हमारे साथ होते हैं, हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है ज़खायर की, अगर हम बात करें या हम ख़जाने की बात करें, तो आपको पता है कि चीन का कुछ पैसा हमारे पास मौजूद है, या सऊदी अरब का, या सऊदी अरब का। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। सर आप फ्लेक्सिबिलिटी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, मैं ये समझती हूँ कि इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है, डिफ़ॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि उसको हम अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन वी आर जस्ट अबाउट टू रीच एट दैट पॉइंट, हम उस पॉइंट पर बस पहुंचने वाले हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा तमाम सियासतदानों को, तमाम पार्टी लीडरान को, तमाम वो लोग जो हाईलाइट में है, जो इक़्तिदार में है, जो पावर में है, उनको सोचना पड़ेगा कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचा जाए, तो शायद हालात थोड़े बेहतर। आज सेगमेंट पूरा मुकम्मल हम करेंगे। इमरान याकूब हमारे साथ इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे। इसके अलावा सर हम आपको रिवाइवल की बात कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात करेंगे, और बहुत अच्छी, और अगर हम जॉयलैंड की बात करें, और अगर हम पिछले आने वाली मौला जट की बात करें, और बहुत सारे हमने ईद के बाद हमने 5-6 मूवीज़ देखी, तो रिवाइवल अच्छा हो रहा है मूवीज़ का। लेकिन अब इंडस्ट्री जो है, लॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड को देखें, हॉलीवुड को देखें, हमारे अपने पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ की पूरी लॉट को, और वहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन को, डायरेक्शन को। हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं ग्रेजुअली। अब क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सिनेमा हाउसेस को कितना वाइड करने की ज़रूरत है, उनमें क्या क्या बेहतरी लानी चाहिए ताकि हम दोबारा से जो है फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल मेक श्योर कर सकें, इस पर हम बात करेंगे। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस हवाले से ऑन सेट होंगे, उनसे हम सजेशन भी लेंगे और उनका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सर हमने चूँकि क्रिसमस मनाई है वीकेंड पे, और सब ने क्रिसमस को बहुत सेलिब्रेट किया, बड़ा एक ह्यूज फंक्शन, मैं भी उसका पार्ट थी, मैंने भी अटेंड किया। हमने इस न्यू ईयर से पहले जो वीक का लास्ट शो किया था ऑन फ्राइडे, तो हमने आपको बताया था क्रिसमस ट्री की जो है वो तारीख क्या है, और क्रिसमस के पीछे स्टोरी क्या है, सेंटा क्लॉज के पीछे स्टोरी क्या है। लेकिन हमने इसको दोबारा अपने सेगमेंट का हिस्सा इसलिए बनाया कि सर ये पूरा महीना जो है वो, इसमें कहते हैं कि हमने 2-3 हिस्सों में इस पूरे महीने को तकसीम किया होता है। अच्छा। दिसंबर को तो हर एक 10 दिनों की या 5 दिनों का जो टाइम फेज होता है उसमें उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होती है, क्या स्टोरी होती है, और मसीही बरादरी उसे किस तरह से देखती है बाइबल के एतबार से। तो ये क्रिसमस का जो पूरा महीना है और साल का जो आखिरी महीना है, इस हवाले से आज हम फिर उस हवाले से बैनुल मज़ाहब जो हमांगी है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सैयद नूर के साथ जो मराद कुछ मिली है अभी, जिनका ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से, इंडस्ट्री को मराद दी जाएंगी, और उस हवाले से इंडस्ट्री को जो मराद दी जा रही हैं उनका कितना फ़ायदा होगा, नया जो फिल्म मेकर है उसको कितना फ़ायदा होगा, पुराने फिल्म मेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी मैदान में आएंगे। और ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, इसने जहाँ नए नौजवानों के लिए राहें खोली हैं, वहाँ पे ज़ाहिर पंजाबी की फिल्म है, तो पंजाबी फिल्म मेकर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और सर इसका मुतालबा बहुत एक लंबे अरसे तक किया जा रहा था तमाम फ़नकारों की जानिब से, और वो बरादरी जो बनाती है फिल्म्स, उनकी अगर हम बात करें फ़नकारों की, हिदायतकारों की, तो बहुत एक लंबे अरसे से मुतालबा किया जा रहा था, बिलाखिर मुतालबा पूरा होया है। लेकिन अब इससे किस तरह से आगे लेके चलेंगे,
हम ये देखेंगे। अब लेजेंड ऑफ मोलाजेट के बारे में ये बताऊं कि हिंदुस्तान में पहली फिल्म है पाकिस्तान की एक ज़माने बाद जिसको हिंदुस्तान में नुमाइश के लिए ख़ासतौर पे पंजाब में पेश किया जाने का ऐलान है। उसके रास्ते में रुकावटें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वो रुकावटें अबूर कर ली जाएंगी और द लेजेंड ऑफ मोलाजेट मशरक़ी पंजाब में जो हिंदुस्तान का इलाका है वहाँ पे वो पेश की जाएगी। सर मैंने दुबई में देखा है करण जौहर को खुद सिनेमा जाकर ये मूवी देखते हुए, मतलब अप्रिसिएशन यहाँ तक है, मैं आपको बता रही हूँ, करोड़ों का बिजनेस करने वाला बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत पसंद किया है। तो करण जौहर एक नाम है बॉलीवुड का, उन्होंने जाके खुद ये मूवी देखी और इसको अप्रिशिएट किया है। सो ये वाली बातें करेंगे हम। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डेली डोज आपको देते हैं। अमेरिका में पहले बात कर लें। अमेरिका में यानी कई दहाइयों के बाद 25-30 साल के बाद मौसम सरमा इतना शिद्दत के साथ आया है कि जिसकी कोई हद नहीं। इंतहाई बर्फबारी हो रही है और एटलांटा में, शिकागो में और कई और एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और लाखों की तादाद में मुसाफिर जो हैं वो बेयारो मददगार जिस तरह के कहते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। उनको मदद की ज़रूरत है। पूरी इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि उनको मदद पहुंचाई जाए, लेकिन यह है कि नाकाफ़ी हैं उनकी जो कोशिश है। सर हज़ारों की तादाद में मशीनरीज जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, वर्कर्स जो है वो रोड्स पर हैं ताकि स्नो को जो है वो साइड पे किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मौजूदा तमाम वसाइल, बेसिक प्रोटोकॉल्स अब वो कम हो गए हैं। सर इतनी 10 लाख के करीब घराने ऐसे हैं जो बिजली से महरूम है। अमेरिका जैसे मुल्क में इतना शदीद तूफान आया और जो उनकी रियासतें वो हैं जहाँ बर्फबारी पड़ती है, जिसमें बर्फबारी होती है, जहाँ पे न्यूयॉर्क भी जिसमें शामिल है, शिकागो भी शामिल है और मिशिगन की स्टेट ऐसी है जिसमें कहते हैं कि उसके साहिल से लेकर शहर के अंदर तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये देखें सर, हम यही दिखा रहे हैं इतनी बर्फ है कि जिसकी कोई हद नहीं। और न्यूयॉर्क के जो इलाके हैं बहुत सारे, वहाँ पे 6-6 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान भी है और पड़ भी चुकी है और आगे भी आने वाले दिनों में यह है कि बर्फ के तूफान आने की और सर आप जिन मुसाफिरों की आप बात करें, आप इमेजिन करें 2800 परवाजें जो हैं वो मनसूख की गई हैं। तो आप 2800 परवाज़ों में अगर हम एयर बस की बात करें तो लोगों की तादाद आप देखें, फिर अमेरिका जैसी अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ से जिन लोगों ने ट्रैवल करना है दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पर उनके भी इंतज़ाम, उनके लिए जगह रुकना, उनका स्टे और उनका वहाँ रहना, तो ये चीज़ें बेसिक तमाम प्रोटोकॉल्स होने के बावजूद भी सर इस वक्त नाकाम है इतनी शदीद तूफ़ान को रोकने के लिए। मौसम की इस जो है ना सर, क्या कहेंगे, मौसम की जुल्म शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है शिकागो तो मैं रहा ही हूँ, शिकागो के मिशिगन में भी, जो दोनों बहुत ज़्यादा ठंडी रियासतें हैं और वहाँ पे मुझे अंदाज़ा है कि सर्दी कितनी शदीद होती है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी एक विंटर में मैं गया था और मुझे अभी तक याद है कि वो ठंड से आंखें नहीं खुल रही थी और यहाँ से मेरी आंखों से पानी बहने लगा और यूँ लगा मुझे जैसे वो पानी भी बर्फ बन गया, आंसू भी फ्रीज हो गए। लेकिन सर ये तो देखिए, आप तो उस वक्त गए तो इतनी एक्सट्रीम सर्दी थी, बट करंट सिचुएशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है सर इस बर्फबारी से। मतलब जो आप बता रहे हैं वो तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एट दैट टाइम इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पर बर्फ इतनी ज़्यादा 10-10 फुट अगर आप देखें तो वहाँ पर बाहर सड़कों पर, घरों के बाहर फुट मौजूद है। मशीनरी हज़ारों की तादाद में सड़कों पर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी दे कैन नॉट मेक इट क्लियर फॉर ऑल जो लोग वहाँ पे इर्द गिर्द रह रहे हैं। और लोगों को सर सजेस्ट भी किया जा रहा है कि जो इन इलाकों में है वो यहाँ से मूव करके ट्रैवल करके उन इलाकों में चले जाए जहाँ पर बर्फबारी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि बिजली भी नहीं है, सड़कों पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो सिचुएशन फिलहाल अमेरिका की ये है। आपको बता दें, आगे चलते हैं जी, डेली डोज की तरफ चलें। चले सर जी, आज मंडे डेली डोज आपको देते हैं। पहला डेली डोज जो है वो हमारा होगा ऑब्वियसली, कल आपने मनाया है क्रिसमस, तो क्रिसमस की ही बात कर लेते हैं और हम बात करेंगे थाईलैंड की, जो कि थाईलैंड एफिलिएट किया जाता है। आपको पता है थाईलैंड का जिक्र आपके आता है जुबान पर तो दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपको सबसे पहले जो आता है वो हाथी आता है तो ये हाथियों के साथ इन्होंने मनाई है। थाईलैंड के हाथी जो है वो सेंटा क्लॉज बन गए हैं। उनको भी सर आपने सेंटा क्लॉज का जो पूरा है गेटअप वो पहनाया और फिर इनके ऊपर सेंटा क्लॉज को बिठा दिया।
हाँ, कोविड में सर ये जो है ना नहीं हो सका था, वरना हर साल ये इस तरह से बहुत ह्यूज सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से जो है ना फिर उन्होंने लोगों, अच्छा ये मास्क भी तकसीम किए गए थे, सैनिटाइजर भी इन सेंटा क्लॉज ने जब कोविड में क्रिसमस आई थी कोविड में तो जब वो गिफ्ट्स की बजाय मास्क और सैनिटाइजर देते थे, जिसमें ज़ाहिर है बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता, बच्चों का इंटरेस्ट इसी में होता है कि उनको गिफ्ट्स मिले। तो इस बरस बहुत ज़ोरों शोर से ये मनाया गया है, सेलिब्रेशन हुई है और बच्चों को गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में अपने रवायती लिबास के साथ रवायती डांसर उनके थाईलैंड के जो हैं वो भी मौजूद थे और उसमें सेंटा क्लॉज के रूप में बहरूप भरे हुए जो हैं लोग हाथियों पे सवार थे और फिर उन्होंने गिफ्ट तकसीम किए और गिफ्ट तकसीम कर रहे थे। बच्चे बहुत खुश हुए देख के, मतलब क्योंकि वो सेंटा क्लॉज से चले उस गेटअप में होता है, या रेड कलर का जो गाउन पहनते हैं, इन्होंने अपना रवायती लिबास के साथ सेंटा क्लॉज, क्योंकि थाईलैंड जो है ये बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे क्रिश्चियंस की तादाद बहुत ही कम होती है, लेकिन थाईलैंड में चूँकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है उस वजह से ये उसको मना रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर। मौसम की शिद्दत का हमने जिक्र किया, तो थाईलैंड का मौसम बहुत ही शानदार होता है, मोतदल मौसम होता है, सर्दियों में तो बहुत ही मजेदार हवा, हम थोड़ा सा आजकल दिल चाहता है वहाँ पे चले जाया जाए, मतलब वहाँ पे ना गर्मी ना सर्दी, ऐसा इत्तेदाल का मौसम है कि आप वहाँ पे मौसम इटसेल्फ एंजॉय करते हैं। लेकिन आप इनके कल्चर की बात करें तो जो इन्होंने कॉम्बिनेशन इस क्रिसमस पे दिया है वो बड़ा पसंद किया जा रहा है। थाईलैंड की जो कल्चर है उसको एफिलिएट किया जाता है, ऑब्वियसली समर काइंड ऑफ फील आती है सर वहाँ जाके ना, समर काइंड ऑफ फील आती है। तो ये हाथी आप वहाँ पे अक्सर बीचेस पे और इर्द गिर्द देखते हैं, तो उन्होंने जी हाथी को भी सेंटा क्लॉज का लिबास पहना दिया, ऊपर सेंटा क्लॉज बिठा दी और गिफ्ट तकसीम किए, तो लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया इसको। ये क्लिप हमारे सामने आया, हमने कहा ये सेलिब्रेशन आपसे भी शेयर कर लेते हैं। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है सर, आजकल तो बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। स्केटिंग की माहिर ये बच्ची है जिसने मुझे तो हैरान कर दिया कि जमीन पे पड़े हुए सारे ग्लास जो है उनको ऐसे 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 करके, देखे तो सही ना आप ऐसे, अच्छा एक भी ग्लास कितना हुआ, हाँ स्पीड इतनी ज्यादा है स्केटिंग की माहिर, ओ हाँ, That's like a good girl, that's like a good girl। मतलब आप देखें कि उसकी महारत, अच्छा लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो ये तो अप्रिशिएट किया कि वो कितना अनोखा काम कर रही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस टैलेंट को भी कहा कि इज अ प्रॉपर काइंड ऑफ टैलेंट यू कैन, मतलब बहुत सारे कंपटीशन यहाँ पे तो नहीं होते सर, लेकिन जहाँ पे दे आर लिविंग ओवर देयर वहाँ पर इस तरह के बाकायदा कंपटीशन होते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर गेम। मेरे ख्याल में उसकी स्केटिंग की महारत के साथ साथ स्पीड जो है उसने मुतासिर किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हुई है वीडियो इसकी। मैंने कोशिश की थी स्केटिंग पे बहुत अर्सा पहले, मेरा बेटा सीख रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी करूं, तो हाँ ट्राई करता हूं, लेकिन मुझसे तो नहीं हुआ, मैं तो गिरा बहुत दफा। स्पीड नहीं पकड़ी जाती, आप धीरे धीरे तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सर यू आर ऑन व्हील्स ना, देखिए यू आर ऑन व्हील्स, यू आर नॉट लाइक आप अपनी बाइक पे नहीं है, अपनी गाड़ी पे नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, आप अपना बैलेंस क्रिएट करें और फिर चलना भी इसी तरह एक ख़ास अंदाज में, घुटनों को खम दे के आप स्पीड पकड़ते हैं अपने, लेकिन ये तो मैं कभी भी ना कर पाऊँ। मुझे लगता है सारी गेम सिर्फ बैलेंस की है सर, ऑब्वियसली बैलेंस किया था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है जो कि मैं मना करना चाहती हूँ आप सबको जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सर मैंने बहुत सारे लड़कों को स्केटिंग शूज़ पहनकर सड़कों पर स्केटिंग करते हुए देखा है, वो बड़ा खतरनाक, बहुत डेंजरस है। मैंने कल से देखा था, इवन आई वाज ऑन ब्रिज सर, मैं ब्रिज पे जा रही थी और गाड़ी के पीछे ऑब्वियसली उसके दोस्त ही होंगे, गाड़ी में दोस्त थे और गाड़ी के पीछे उनका ही एक दोस्त स्केटिंग शूज पहनकर स्केटिंग कर रहा था और वो मेन रोड पे थे, स्केट्स पहन के वो लोग आ जाते हैं। और वो बाकी मैंने तो एक दफा देखा कि वो एक गाड़ी को पकड़ के ना, वो मैंने भी देखा, गाड़ी को पकड़ के जनाब वो स्पीड के ऊपर जा रहा है, और वो ऐसे में हादसा हो सकता है, कभी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट इसको हम प्रमोट करते हैं, दैट इज रियली गुड, हमने आपको दिखाना था। अगली खबर हमारे पास है, एक बड़ी अच्छी खबर है, I appreciate this air hostess, I appreciate, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, एयर होस्टेस हूँ। मुसाफिर पर बरस पड़ी एयर होस्टेस ने जिस तरह से पहले, सर मैंने जो वीडियो देखी, मैंने थ्रू और पूरा क्लिप देखा है, उसने पहले बड़े आराम से अपनी जॉब की मुनासबत से, उसकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने आराम से काम डाउन करने की कोशिश की है पैसेंजर को। लेकिन सर आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान एयरलाइन हो, इंडियन हो या XYZ कोई भी हो, मुसाफिर समझते हैं दे हायर टू सर्व अस, वो हमें सर्व करने के लिए, बट वो हमारे नौकर नहीं है, दे आर एम्प्लॉय ऑफ द जो भी इनका एयरलाइन होती है, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो एयरलाइन के एम्प्लॉय है। सर उसने कहा शट अप, आगे से उसने कहा यू शट अप। हाँ
I appreciate sir, I appreciate. ये मैं तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा मैंने किया है इंटरनेशनली, और ऐसे जहाज़ों पे भी किया है जहाँ पे एशियाई लोग हमारे ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के होते हैं, और बाकी हमारे रवैये अच्छे नहीं हैं। हमें पाकिस्तानी बाकी मुल्कों तो हमें क्या लेना है, हिंदुस्तान होगा, लेकिन हमें पाकिस्तान में अपने रवैयों के ऊपर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हम जिस वक्त जाते हैं जहाज़ में, तो मैं एक दफ़ा बता दूँ, थाईलैंड में जा रहा था, थाईलैंड का जिक्र हुआ है, तो एक तो सारा रास्ता लोग बदतमीजी करते गए, एयर होस्टेसेस के साथ भी, और जो फ़ज़ाई मेज़बान है बाकी बिला वजह से, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। भाई एक मुतय्यन करदा खुराक है, पानी है जो आपको मिलना है, उसमें आप गुजारा करें। फिर उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि जो खा रहे हो उसको वहीं फ़र्श के ऊपर गिरा दें जहाज़ के। एंटरटेन देमसेल्फ सर, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, म्यूज़ करने के लिए वैसी हरकतें करते हैं, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। भाई वो एम्प्लॉय हैं सर एयरलाइन के, फिर गंद इतना मचाते हैं, हालांकि वो फ़ज़ाई मेज़बान जो है उन बेचारों की जिम्मेदारी होती है वो चीज़ें भी उठाएं, जो लिफाफे होंगे, जो जिस चीज़ से रैपर में लिपट के खाना आता है वो भी ज़मीन पर फेंक देंगे। अपनी हड्डियाँ जो गोश्त की हैं खा के, जिस तरह से शादियों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे शादी होती है थोड़ी देर बाद वहाँ पे हाल देखने वाला होता है, हाल देखने वाला होता है, वही जहाज का हाल कर देते हैं। बहुत बदतमीजी, कागज़ लिखा होता है वॉशरूम में जाके फंसाना, प्रॉपर जगह है जहाँ पे कागज़ आपने फेंकना है वो जनाब भर देंगे। लेकिन तो आप सर ये देखें, इस वीडियो का जो रिव्यू आप दे रहे हैं, जो मैं दे रही हूँ, चले वो तो हम दे ही रहे हैं बिकॉज हम ऑन स्क्रीन बैठ के तबसरा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिव्यूज़ आए हैं ना, देर ऑल इन द फेवर ऑफ एयर होस्टेस। इवन द CEO ऑफ द एयरलाइन, उन्होंने ये कहा है कि हमें पिछले कई सालों से एयर इंडिगो जो है, एयर इंडिगो जो उनके CEO हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से हम ये फेस कर रहे हैं कि मुसाफिर आकर बहुत बदतमीजी से एयर होस्टेस से बात करते हैं, बल्कि हमारे पूरे अमले से बदतमीजी से बात करते हैं। तो इवन दो CEO ने भी अप्रिशिएट किया कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर इतना सर बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया उस खातून ने, पहले तो सब्र का मुजाहरा किया और उसके बाद फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से काम डाउन करने की कोशिश की। बट ऑल दो अगर हमारे पास आवाज़ है तो हम आवाज़ दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन टीम बताएगा थोड़ा सी आवाज़ दिखाएं ताकि हम बता सकें थोड़ा सा कि वो किस तरह से उन्होंने किया है इसको टैकल। आई थिंक आवाज़ ठीक है, आगे चले आवाज़ हमारे पास, आपने इसको सोशल मीडिया पे देखा होगा, लेकिन जिस तरह से उसने इसको टैकल करने की कोशिश की है, बीच में खातून भी पड़ी है सर, उसने भी इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसने खुद ही इसको निपटा लिया है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े जी। मगरमच्छ की कहानी जिसने ड्रोन हड़प कर लिया, उसको पसंद ही नहीं आया। तुम कैमरे की आंख मुझे कैप्चर कर रही है। ड्रोन सर आजकल आपको पता है न्यू टेक्नोलॉजी है, और न्यू टेक्नोलॉजी में आप इस तरह के एनिमल्स को दूर से नहीं बल्कि बहुत करीब से कैप्चर कर सकते हैं। अब ये ड्रोन उड़ता हुआ आया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये देखिए जी नीचे आया, और जैसे उसने थोड़ा सा नीचे होने की कोशिश की है, एट द पहुंच के सर छलांग लगाई उसने, है ना। अच्छा बहुत ज्यादा नीचे नहीं था ड्रोन, थोड़ा ऊपर था, उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने देखिए ये देखिए 1 2 3 ये देखिए सर बाकायदा पूरा बाहर आया वो। खैर गुस्सा चढ़ गया, और बहुत सारे लोगों ने जो वीडियोस देखी है उन्होंने कहा है कि आप जानवरों को डिस्टर्ब ना किया करें। हाँ, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी जो है उसने ये मुमकिन तो दिखा दिया, कर दिया है, ये मुमकिन कर दिया है कि हम ऐसी जगहों पर जाके फोटोग्राफी कर सकें जो पहले मुमकिन नहीं था। इतना करीब जानवरों के जाके हम फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे थे या फिल्म नहीं बना पा रहे थे, अब करीब जाके मुमकिन हो गया। लेकिन ऐसे में उनको डिस्टर्ब करना एक बड़ी बुरी बात है जिसको नहीं होना चाहिए। हम अफ्रीका में भी देखते हैं जंगलों के अंदर ड्रोन की वजह से वो जो शेर हों, गैंडे हों, कोई भी हों, हिरन हों, उनके करीब जाके हम फोटोग्राफी करने के चक्कर में उनका सुकून बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक सबक है ख़ास तौर पे जो एलिगेटर का है कि उसने, मगरमच्छ ने वो जनाब आपको सबक दिया है कि इतना करीब मत आओ। मेरी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हो और कैमरे की आंख मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। ऑल दो सर ने इसको अप्रिशिएट किया है, जो कि अप्रिशिएट करने वाली अच्छी बात भी है। और सर एक आखिरी खबर जा जाते देते बस जाते आखिरी खबर दे ये खबर इसलिए क्योंकि मेरी फेवर में है सर, इसलिए कि अब पाकिस्तान में एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो ये कि शादी कब करोगी। हाँ। शादी कब करोगे? उफ अल्लाह, पाकिस्तान और इंडिया में मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है। मुझे नहीं पूछते सर, आपको क्यों पूछेंगे। खैर ये एक ऐसी खबर है जिसमें 50 दूल्हे जो है सर, उन्होंने एहतजाजन, ये सारे दूल्हे के तैयार होके घोड़ों पे बैठ के उन्होंने पूरे शहर के चक्कर लगाए हैं और एहतजाज इस बात का किया कि हमें कुंवारी और अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने और कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जाके उन्होंने एहतजाज किया और
हाँ सर लेकिन आप मुझे बताएं, मतलब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें, बाहर से कुछ मेरे गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो उन्होंने मुझे बाकायदा आके कहा कि ये टॉर्चर है, हर दूसरा बंदा आपसे ये पूछता है चाहे आप पाकिस्तान से हैं या नहीं, आप शादी कब करेंगे। बहरहाल ये कलेक्टर के दफ्तर के बाहर 50 कवारे पूरे तैयार होके आ गए, उन्होंने कहा हम ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार हैं, हमारी शादियां नहीं हो रही, हमारे लिए लड़कियां तलाश की जाएं। और जनाब वो उस स्टेट के बारे में जिसमें ये एहतजाज हुआ है, कहा जाता है कि वहाँ पे तनासब गलत है, लड़कियां कम हैं लड़के ज़्यादा हैं और एज का बहुत डिफरेंस है। खैर ये खबर हमने आपको क्विकली देनी थी, अब जो ज़रूरत बराए रिश्ता है वो इनसे रब्ता करें। हम एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पंजाब का भूचाल जो है वो वक्ती तौर पे तो थमा हुआ है। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए उसके तहत ये है कि परवेज़ इलाही से कहा गया कि आप एतमाद का वोट ले लें, सारा मसला हल हो जाएगा। अब 11 जनवरी से पहले पंजाब में इमरान खान साहब का कहना है कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे, और हुकूमत जो इस वक्त है मरकज़ी हुकूमत वो पूरे यकीन में है कि नहीं, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। इमरान याकूब साहब ने हाल ही में मुलाकात भी की है इमरान खान साहब से, वो कहते हैं और इस हवाले से भी कि क्या जनवरी से पहले 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे परवेज़ इलाही, उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो चाहेंगे कि थोड़ी सी देर ये असम्बली चलती चली जाए। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन अप्रैल तक होते उनको नज़र आते हैं। कल राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी अक्टूबर में ही होंगे इलेक्शन। इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान याकूब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम सर। इमरान ये बताओ, जो इमरान खान साहब अभी एतमाद में हैं, क्या उनका एतमाद बहाल है? सबसे पहले तो इसी तरह की बात करें, और क्या वो अभी तक इसके बारे में पुरअज़्म है कि असम्बलियों को टूटना है और असम्बलियाँ टूटे बगैर कोई हल नहीं है? डॉक्टर साहब आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, लेकिन मैं इसका ना जवाब जरा मुख्तलिफ अंदाज में देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का एतमाद तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, लेकिन मौक़िफ़ जो है वो एक ही अपनाए हुए हैं। लेकिन मुझे ना आप ये देखें कि वो खुद एक इस वक्त इंतहाई कंफ्यूज पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं। एक बात कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। अब आपने असम्बलियाँ तोड़ने का और इत्तेमाद के वोट का जिक्र किया, तो सबसे पहले हम असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर देते हैं। हाँ, आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे और फिर हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कल डेट दे दूंगा, और 23 उन्होंने डेट दे दी। जब 23 तारीख उन्होंने अनाउंस की, तो उनके साथ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर आला KP जनाब महमूद खान साहब भी तशरीफ फरमा थे। अच्छा, उस वक्त उन्होंने कहा, और हमें भी अपनी मुलाकात में भी ये कहा कि मेरे इत्तेहादी जो हैं वो सब हम मेरे साथ हैं, हम एक लाइन पे हैं। मैंने खुद उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो चाहेंगे कि असम्बलियाँ रहें, कहा कि उनकी वजारत आला रहे, और वैसे भी वो जो तरक्याती काम है और उनका जो मौक़िफ़ है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि असम्बली जो है वो टूटेगी, हम इस पे हैं और वो मेरे साथ हैं। उन्हें भी पता है, चौधरियों को भी पता है कि उनकी अगली सियासत हमारे साथ है, तो हम बिल्कुल इस पे हैं एक पेज पे। फिर कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जनाब वो आपको पता है कि इत्तेहादियों को मनाना पड़ता है, तो असम्बलियाँ जो तोड़ने में ताखीर हुई है उसमें अब इत्तेहादियों को मनाने में, यानी एक तरफ आप कहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं इत्तेहादियों को हम मना रहे हैं। इसी तरह से कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, फिर आप कहते हैं कि नहीं न्यूट्रल ना हो। और परसों एक इंटरव्यू में उन्होंने अब ये इरशाद फरमा दिया है कि अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो एक इदारा ISI, अगर आप इंतजामी मामलात में इस तरह की चीजों में ISI को ले आए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी कि जिस तरह से वो पहले फौज को रगेद रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि बराह रास्त ISI का भी बाद में फिर वही असर करते फिर सारी सियासत ना। तो ये उनकी जो ये कंफ्यूजन है ना, ये बताती है कि कहीं ना कहीं मायूसी है। अब वो चाहते तो हैं, वो बहुत जल्दी में है कि इलेक्शन हो जाए, जैसा आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, सवाल में जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि अप्रैल में कहीं इलेक्शन हो जाए। लेकिन राउफ साहब, आप
तो हमने तो आपसे सीखा है, आप उस्ताद हैं, आप मुझे ये बताएं कि 22 या 23 मार्च को तो रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद इसका मतलब है कि 22-23 अप्रैल तक रमजान चलेगा, फिर 26 तक ईद चलेगी, तो बाकी 4 दिन ईद के, आप समझते रमजान में इलेक्शन हो सकते हैं? ये कैंपेन उस तरह से, तो इसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी भी अगर हम मान लें कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मई में तो हो सकते हैं कि जिन्हें आप रमजान के 15-20 दिन बाद इलेक्शन कर दें, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं नजर आता कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। इमरान इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो रही हैं कभी इमरान की, उस वक्त उनका जोर था और इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि पहले हम ये सेंसस करवाएंगे, उसके बाद इंतखाबी जो हददारियाँ वो दोबारा तय होंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। उस वक्त तो ये बात कहा करते थे। अब यहाँ पे आके फिर वो तब्दील हो जाएंगे, जबकि MKM और बाकी लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर हैं कि पहले सेंसस हो। तो ये इस वक्त भूल जाएंगे इमरान खान साहब क्या इस बात को भी? सर यही गुजारिश है ना कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इमरान खान साहब हों, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, जब ये पहले अपना इनका मौकफ कुछ और होता है, फिर कुछ और, यानी जिस चीज में इन्हें अपना को नफा नजर आता है, अपना फायदा नजर आता है, या अपने लिए बेहतर ऑप्शन लगता है, ये उसको कहते हैं कि यही कौमी मफाद में है। हमारे यहाँ मेरे नजदीक तो ये एक बड़ा अलमिया है कि जो चीज लीडर के अपने मफाद में हो उस पे ज्यादा आ जाए तो फौरन कौमी मफाद खतरे में पड़ जाता है। अब आप इसकी मिसाल ही ले लें कि जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, कल हमारे साथ प्रोग्राम में थे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अच्छा जी। आपको पता वो माशाल्लाह एक मुल्क के नामवर माशी माहिर हैं जी। उन्होंने सर उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि सर आप अपना ये बताएं कि इस वक्त सूरत सियासी छोड़ दें, आप क्या समझते हैं कि मुल्क को वाकई ही क्या डिफॉल्ट का खतरा है? उन्होंने सर पूरा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कहा। उन्होंने कहा जी आप मेरी ये बात लिख लें कि 23-24 में मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं जिनकी बिना पे मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन एक बात से मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, वो ये है कि जो हमारे सियासतदान खुद शोर बचा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, हम डिफॉल्ट होने वाले, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। मुझे आप वो कहते हैं जी मुझे आप ये बताएं कि जब आप खुद ये शोर मचाएंगे तो कोई आपको कर्ज देगा, कोई आपकी मदद करेगा? यानी कि आप खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जनाब कोई दूसरे जो हैं आपके मददगार वो ये सोचें कि ये तो डूबने वाले हैं, तो डूबने वाले सर तो कौन इन्वेस्ट करता? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। अच्छा इमरान ये बताओ कि 11 जनवरी से पहले जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एतमाद का वोट ले लिया जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पर डिज़ोल्व कर दी जाएगी असेंबलियाँ, इसमें आप पंजाब की सियासत को जानते हो, राना सनाउल्लाह या दूसरे लोग अता तारड़ पूरे मुतमईन हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, इसमें क्या लगता है आपको? सर गुजारिश ये है कि अपोजिशन जो है पंजाब में इस वक्त उसके पास बज़ाहिर एक ही हल है PDM के पास, वो ये है कि एतमाद का वोट परवेज लाई साहब ना ले सके। अब वो कैसे नहीं ले सकेंगे? अगर आप देखें ऑन ग्राउंड तो फिर तो PTI और काफ लीग के 10 लोग मिला के उनके लोग ज्यादा है, उनको अक्सरियत हासिल है। लेकिन PDM के लोगों का ये कहना है कि इस वक्त बहुत सारे PTI के लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि असेंबलियां पहले टूटे अपने टाइम से, लिहाजा वो हमारे साथ यानी PDM के साथ राब्ते में हैं और वो जब इत्माद का वोट लेंगे परवेज लाई साहब तो उस वक्त वो नहीं जाएंगे। उनका ये कहना है कि अब भी ये इत्माद का वोट जो है ये चौधरी परवेज लाई की ख्वाहिश नहीं है कि वो लें, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं वो इत्माद का वोट ना ले पाए, तो फिर तो उस वक्त हाउस में अक्सरियत की बिना पे फैसला होगा ना। तो अगर उस वक्त उनके पास अक्सरियत ना होगी तो फिर उनकी हुकूमत जा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं ये उनकी तरफ से कल भी ऐलान किया गया है कि वो इत्माद का वोट लेंगे, PTI की तरफ से किया गया है। अच्छा। तो ये जो मामलात हैं इसमें PDM इसलिए पूरे इत्माद है कि वो ये समझते हैं या उनके उन लोगों के साथ कुछ राब्ते हैं
जो कि उस दिन इत्तेमाद के वोट वाले दिन असेंबली में नहीं जाएंगे, हाउस में नहीं जाएंगे। और अगर वो 10-12 लोग रोकने में कामयाब हो जाते हैं किसी तरह भी, तो फिर इत्तेमाद का वोट लेना तो खासा मुश्किल हो जाएगा। और जब इत्तेमाद का वोट नहीं ले पाएंगे तो फिर तो हाउस में जिसकी बढ़तरी होगी वो हुकूमत बना लेगा। बड़ी मेहरबानी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। नंबर गेम सर, हाँ नंबर गेम है। और इस वक्त तो ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई और उनके इत्तेहादियाँ उनकी तरफ से कि हमारे कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं और जो उम्मीद है 11 जनवरी से पहले पहले वतन वापस पहुंच जाएंगे। अब इस वक्त तो इसी वजह से इत्तेमाद का वोट नहीं ले रहे थे वो कि लोग कम थे, उनकी नंबर गेम में नंबर कम थे। अब आगे आके ये देखना होगा कि क्या वो तमाम लोग आ जाते हैं और उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता कि वो हर सूरत में आके परवेज़ इलाही को सपोर्ट करें और इत्तेमाद का वोट दें। ये आने वाले दिनों में हमें चंद में पता चल रहा है। लेकिन दिन काफ़ी पड़ गए, 11 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। जिस तूफान की अब बात कर रहे थे वो अब थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग जो है वो थम गया। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद इससे पहले कि सैयद नूर साहब से आपकी गुफ्तगू शुरू करवाई जाए, देख तो आपने लिया ही है कि सैयद नूर हमारे मेहमान हो गए और फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात करेंगे। लेकिन रिवाइवल से हम पाकिस्तान क्रिकेट की रिवाइवल की भी बात कर रहे थे। ऐसे लगता है कि इंग्लैंड की जो शिकस्त है के हाथों जो हमें शिकस्त हुई थी वो कंटिन्यू करने वाली है। उसकी वजह यह है कि पहले घंटे में 48 रन पे 3 आउट हो गए हैं और तीनों ने जिस अंदाज में अपनी विकेटें खोई हैं वो को बहुत ज़्यादा काबिल तकलीद मिसाल नहीं है। अब आगे क्या बनता है? क्या बाबर आजम जिनका कैच अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुआ है, 4 हो जाने थे, नहीं तो वो अब साउथ स्कील के साथ मिलके कोई थोड़ी सी इस्तेहकाम दे पाएंगे, कोई रन ज़्यादा कर पाएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर न्यूजीलैंड को कोई चैलेंज किया जा सके। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमें बात करनी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के हवाले से। सैयद नूर साहब की कोशिशें इन दिनों में बाराबर साबित हो रही हैं। क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से होगा? कल इनकी मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और एक फिल्म फाइनेंस फंड का क़याम अमल में लाया गया है। वो क्या है, इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? बात करते हैं सैयद नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी मुबारक हो आपको। आप तकरीबन मेरे ख्याल में 1 अरब रुपए का पैकेज है जो आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो इसकी ज़रा बैकग्राउंड भी बताएं, किस तरीके से कायल किया आपने, इसका फ़ायदा क्या होगा, रिवाइवल कैसे होगा, इसके प्लान में क्या क्या कुछ शामिल है? देखिए रऊफ साहब, रिवाइवल की कोशिशें तो बड़े अरसे से हो रही हैं। जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से सपोर्ट मांगी जा रही थी, फिर डाउनफॉल आ गया, फिर रिवाइव हो गई फिल्म इंडस्ट्री 90s में थोड़ी सी, फिर अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में फिल्म इंडस्ट्री थी। तो कुछ बातें होती रहीं, हमें वादे किए जाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो मुलाकात है परवेज़ इलाही साहब से, ये बड़ी प्रैक्टिकल हुई है। इन्होंने फ़ौरन ही जो है वादा कर लिया है, फ़ौरन ही काम शुरू करा दिया है और हम एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी साउंड डिज़ाइनिंग की, कलर करेक्शन की, कैमरास होंगे अच्छे, फ्लोर एक आध होगा और वो सस्ते रेंट पे, कम रेंट पे दिया जाएगा फिल्म बनाने वालों को जो कहते हैं कि हमारे पास फंड कम है, हम फिल्म नहीं बना सकते, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने। और फिर ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं जहाँ मासिस का जाना जो है मुश्किल हो गया है और वो बेचारे मोबाइल पे रह गए हैं, तो उनके लिए एक तजवीज़ मैंने दी कि आप सिंगल स्क्रीन सिनेमास बनाएं जो बहुत कम रेट पे टिकट हो जिसकी, ठीक है, जहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। वो कहने लगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है। मैंने फिर उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा सर देखिए 35 रुपए की टिकट थी चूड़ियाँ की और 40 करोड़ का बिजनेस था। ये इतनी बड़ी टिकट के बावजूद 40 करोड़ नेट आज तक मैंने नहीं सुना, नहीं देखा। अभी हमारी ये मौला जट जो है इसने रिमार्केबल बिजनेस किया है, लेकिन इसको सपोर्ट जो है फॉरेन से है, अब्रॉड से जो बिजनेस हुआ है वो आया है 200 करोड़ से 200, माशाल्लाह जी। और ये मेरी प्रेडिक्शन थी। अच्छा,
मैंने रिलीज से पहले मुझे एक इंटरव्यू किया एक सहाफ़ी ने, उसने कहा जी 100 करोड़ करेगी, मैं कहा 200 करोड़। वाह वाह वाह। अच्छा वाह। तो ये होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो 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 लोग एफर्ट अच्छा, ये जो बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड जो हमें मिलने जा रहा है, अभी हम प्रोग्राम से पहले जब हम लोग ऑन एयर नहीं थे, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जो इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल हमारे मुल्क की है, कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त कैसे भी हो सकता है। अब ये जो हमने अप्रूव करा लिए फंड्स, इसको कैरी ऑन करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, उससे ज़्यादा बड़ा टास्क है। हाउ टू डू, व्हाट टू डू, आप किस तरह से इसे कैरी ऑन करेंगे? बिकॉज एक दरीना मुतालबा है तमाम फनकार बरादरी का, हिदायतकारों का, जो कि पूरा होने जा रहा है। हम तो देखेंगे, कैरी ऑन तो उन्होंने करना है, किस तरह करना है, लेकिन यह है कि हम अपनी एफर्ट जारी रखेंगे। और ये सिर्फ उनका गवर्नमेंट का जो सरमाया है, ये सिर्फ खर्च होकर ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये रिवाइवल होगा, इसका साइकिल चलता रहेगा, ये कमाई करेगा और उसमें फंड्स बनेंगे और उसको हम और मजबूत करते चले जाएंगे। हम फेस्टिवल्स कराएंगे, हम एक कल्चर, फिल्म का एक कल्चर डेवलप करें। ये जो जगह आप बनाने जा रहे हैं, एक तो गुलबर्ग में है ज़ाहिर है ये जी हाँ, जगह, जी हाँ। और इसको कोई ऐसा प्लान है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो जिसमें जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज हों, शूटिंग की भी मुख्तलिफ छोटे छोटे सेट लगे हुए हों, वहीं इसको एक इंस्टीट्यूट में तकसीम किया जा सके, बिल्कुल, जहाँ पे ट्रेनिंग हो बच्चों की, और वो जो कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं उनमें यूनिवर्सिटी लेवल पे तालीम हासिल करते हुए, वो भी उसको भी किया जाए। एकेडमी का इसमें प्रोविज़न है, एकेडमी आएगी इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ फौरी तौर पे कुछ शुरू हो जाए। अगर बिल्डिंग्स में हम रहेंगे तो जब तक बिल्डिंग तैयार होगी तो बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो चाहेंगे कि इस बिल्डिंग में हम आ जाएं, फिल्म इंडस्ट्री ना आए। सर, आप जिस विजन के तहत चल रहे हैं, और अगर मैं सर की बात करूं, सर अक्सर औकात जब कोई ट्रेलर चलता है ना हमारे शो में, तो जिस तरह से उसकी पिक्चराइजेशन करते हैं, जिस तरह से मतलब तमाम हैशटैग बड़े इदारे जो पूरी दुनिया में हैं, सर वहाँ से तालीम हासिल करके आए हैं, ऐसे लोग हमारे पास कितनी बड़ी तादाद में हैं। नहीं, इनको हम शामिल करेंगे, इनसे सिर्फ ये यहाँ बैठ के एंकर नहीं, इन बड़े मल्टी डायमेंशनल पर्सन है, मैं जानता हूँ इनको, मेरा देर का साथ है। मैंने 70 में जर्नलिज्म छोड़ा था, 70 में कोहिस्तान, और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। इन्होंने जंग ज्वाइन किया था 70 में, नहीं 80s में जा। तो मैं तो इनका बहुत कदरदान हूँ, और इनको ऐसे लोगों को शामिल, विजनरी लोग हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल हमें ज़रूरत है। ये बताओ कि पहली चीज़ तरजीह आपकी क्या होगी? क्या नहीं, मतलब सरमाया जो आ गया उसे कोई एक अच्छी फिल्म बनाई जाए, या क्या किया जाए, कहाँ से? 4 फिल्में प्लान करेंगे। हाँ जी, 4 फिल्में जो लो बजट हों, ठीक है, और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है, हाँ जी, 2 पैरेलल सिनेमा हो, 2 मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, ठीक है। पैरेलल सिनेमा मैंने उनको रऊफ साहब एक मॉडल दिया था फराबी का, ठीक है। जब इमाम खमीनी आए तो उन्होंने एक इदारा बनाया फराबी, ठीक है, फिल्म वालों के लिए ख़ास तौर पे, बिल्कुल, और फिल्म वाले भाग गए थे वहाँ से जब इस्लामी निज़ाम आया, निज़ाम आया तो क्या हो, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अब आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये इदारा है, ये आपको फंड्स देगा, आप फिल्म्स बनाएं, ईरान के कल्चर पे फिल्म बनाएं, उनकी प्रॉब्लम्स पे फिल्म बनाएं, उसके हल क्या है, और फिर वो मजीदी और ये वो आए, बच्चों पे फिल्में बनाई और ये किया और वो किया, तो आज वो वहाँ, तो ये मॉडल स्ट्रॉन्ग फिल्म इंडस्ट्री है ईरान की, तो ये मैंने मॉडल दिया। तो बहुत मुमकिन है कि हम ईरान से और टर्की से हम मदद लें इसमें। सर, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस चीज़ के और जिस बिल्डिंग के बारे में, वो इंस्टीट्यूट भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जिनके पास कम वसाइल है वो आकर वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, बॉलीवुड हॉलीवुड को देखें तो क्रोमा टेक्नोलॉजी और बहुत सारी 3D चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सबको भी लूप में लेना, उन सब के लिए प्लान, स्ट्रेटजी, इसको भी कीप इन माइंड। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी भी है जो बहुत बड़ी नज़र आती है, जो ये ज़्यादा महंगी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, मतलब इसलिए कि उन्हें हर साल चेंज करने होता है, तो उतनी वो कीमत रखते हैं कि अगले साल फिर आओ भाई, अपग्रेड करो, या एक, लेकिन देखने में दैट इज समथिंग, नहीं, फ्यूचर तो यही है। अब हम एरी 2 पे सारी जिंदगी फिल्म बनाते रहे अंधेरे में, हमें ना कुछ नजर आ रहा है, लाइट करें सीन करते रहे, सही। तो अभी तो ये टेक्नोलॉजी, तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी पैसे हैं, किसी ने हिम्मत तो की है, किसी लीडर ने, किसी जमात ने हमें हेल्प करने का जो सोचा है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ परवेज़ इलाही साहब को, उनकी मेहरबानी है परवेज़ इलाही साहब की, वो हमेशा से इनका पिछला टेनोर था, इन्होंने एकेडमी बनाने का सोचा था, ठीक है, आपको याद होगा, एक
स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन नहीं। तो ये बहरहाल बहुत हिम्मत अफजा बात है और बहुत ही अच्छी नींद आई है रात सर को। हम चाहते हैं कि ये अच्छा, 4 आगे फिल्में बढ़े। जो हैं ये जो आपने कहा पैनल सिनेमा की होंगी और 2 मेन स्ट्रीम की, लेकिन लो बजट, जी हाँ। ज़्यादा हाई बजट के साथ जी हाँ, नहीं। जी हाँ। इसमें क्या उम्मीद की जाए कि नए डायरेक्टर्स को लेके, नए बिल्कुल। आर्टिस्ट को लेके आप बिल्कुल। लोग करेंगे, आप सुपरवाइज कर रहे होगे, जी जी हाँ, किस तरीके जी से जी। मतलब ये होगा? नहीं, मैं तो बहुत पीछे रहूँगा जी, ये नए लोगों को आगे करेंगे, यही इनको गाइडेंस अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सेल्फिश होके नहीं सोचना, वो इंडस्ट्री के हवाले से सोचना है कि इंडस्ट्री फ्लोरिश करे, इंडस्ट्री आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्या, जैसे आपने कहा कि इमाम खुमैनी ने एक बोर्ड तश्कील दिया था, इस तरह से बोर्ड एक बनेगा पहले और वो ओवरसी करेगा वो प्रोजेक्ट्स को। उसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि ऐसे लोग हों जो फिल्म टेक्नोलॉजी, फिल्म जानते हो को जानते हों। बिल्कुल। नहीं तो अमूमन ये होता है कि वो गवर्नमेंट अपने ब्यूरोक्रेट्स को शामिल कर देती है और वो गड़बड़ कर देते हैं फिर। और जानते हो, और वो लोग हो जो विजनरी हों, लाइक आप सामने बैठे तो मुझे मिसाल देनी पड़ रही है, लाइक यू, जिन्होंने बाहर से पढ़ा है, जिन्होंने देखा है, जो जानते हैं, जो अभी भी पढ़ते हैं, जो अभी तो यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है और आके वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं और एक प्रोजेक्ट जो है वो जो चलने वाला है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर पूरी दुनिया में ये प्लान और ये स्ट्रैटेजी जो है गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा है और बहुत कामयाब भी है, कई इलाकों में, कई मुल्कों में, कई स्टेट्स में। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो इस तरह से मतलब ये एक इतना से पौधा है जिसे आप लगाने जा रहे हैं जो कि बहुत तनावर दरख्त बनेगा एक ज़माने में इंशाल्लाह, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं और एक्सपेंडिचर्स उनके पास वसाइल बहुत कम है। इससे आप किस तरह से, अगर आप प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जाना चाहें तो आप सोचेंगे इस बारे में? ख्याल है कि आना चाहिए प्राइवेट लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे आप? बिल्कुल होना एक वहाँ एक ऐसा फंड क्रिएट करना चाहिए जिसमें जो चलता रहे। हाँ, जो चले। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो जमातें हैं, मतलब जैसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, हम उसको भी इसमें शामिल करें, उनको भी लेके आएँ। तो और भी जो लोग हैं, टेलीविज़न से हम कुछ लोग लेके आए हैं, हम टेलीविज़न प्रोडक्शंस भी करें। मतलब ये इदारा ऐसा हो जो कमाई भी करे और जो बेकार लोग बैठे हुए हैं, जो काम जानते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे, उनको काम मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी काविश से, यानी जहाँ फिल्म को सपोर्ट मिल रही होगी वहाँ पीटीवी को ख़ास तौर पे, प्राइवेट टेलीविज़न को तो ज़रूरत नहीं है। उनके पास तो बहुत फंड्स हैं और वो बहुत कामयाबी कर रहे हैं, लेकिन पीटीवी एक नाकामी से दो चार है। जी जी। तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिले और वो एक बेस बन जाए जो बुनियादी तौर पे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला बेस हो। लेकिन रऊफ साहब, आई डोंट नो कि ये चूँकि पंजाब के लेवल पे है तो इसमें पीटीवी किस तरह दायरे कार में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कोशिश तो हो सकती है कि एक, लेकिन हम उन टेक्नीशियंस को जो पीटीवी पे काम करते थे अब नहीं कर रहे, उन एक्टर्स को जिनके पास काम नहीं है, वो इन सब को, और फिर इन्होंने एक और भी फंड क्रिएट किया है जो इससे अलग है। वो 5,000 रुपये देते थे फनकारों को जो बेचारे मंथली, इन्होंने 25,000 कर दिया। अच्छा, चलो एक मजदूर के बराबर तो 25,000 कर दिया और वो उनको मिलना शुरू हो गया। ये भी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। आंसू पूछे हैं को सर, इस तरह के क्रेडिट्स तो बहुत है, ये तो हम मानते हैं और आप भी इस चीज़ को सेकंड करें। परवेज़ इलाही साहब से जो मुलाकात आपकी हुई है वो प्रोडक्टिव भी रही है, वो इम्प्लीमेंटेबल भी रहे। सर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत बड़ा मसला है। और सर सिनेमास की हम अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि मौला जट की जो भी हमने देखी है वो हमने ज़्यादातर एक्सटर्नल पावर्स के थ्रू देखी। जी। तो इससे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या इस तरह से जो आप सोच रहे हैं उसमें कोई ऐसा पार्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा जो इसको भी रेगुलेट कर सके, इसको भी ठीक कर सके? होना चाहिए, लेकिन ये देखिए अभी हौसले बड़े हैं। पहले तो अब्रॉड में कोई हमारी फिल्म लेता ही नहीं था एग्जीबिटर, वो कहते थे नहीं पाकिस्तानी फिल्म नहीं ले जाओ, से नो। अभी हौसले बढ़ गए हैं, इसने जो बिजनेस किया है। अब मेरी फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर की अभी से मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई। अच्छा, हमने उसकी भी बहुत हाइप सुनी है, हमने उसकी भी बहुत हाइप सुनी है। अभी से मुझे कनाडा से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे रब्ता किया, इंग्लैंड से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे रब्ता किया, तो ये 2 राब्ते अभी से। तो इससे क्या हुआ कि एक हमारा इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड हो गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री का थ्रू मौला जट, जो उसने उतना पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया जितना अब्रॉड से लेके आए। ठीक है। जब आप मौला जट की बात कर रहे हैं, आपने इसको देखा और आपने प्रेडिक्ट किया कि 200 करोड़ ये जरूर कमाएगी, बगैर देखे। वो क्या चीज़ है जो उसके अंदर मौजूद है जिसने सिनेमा का ट्रेंड एक तरह से बदला है?
वो मतलब आप टेक्निकली अगर आप टिपिकल मौला जट को मॉडर्न मौला जट बना वो दिया। नहीं, वो आज की फिल्म है, आज का सिनेमा है सर। ठीक है। देखें आज एक अगर न्यूयॉर्क की रोड के ऊपर एक गाड़ी ट्रैवल करते हुए रोल करती है और रोबोट बन जाती है, और दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी आती है, रोल करती है और रोबोट बन जाती है, एक विलन है और एक हीरो है, और वो दोनों लड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो ये आज का सिनेमा है। ठीक है। ठीक है, बिलाल ने यही काम किया है, उसने आज के सिनेमा का, आज की टेक्निक को, कहानी क्या है, किरदार क्या है, जुबान क्या है, कहते ना उन्होंने विजुअल इतना स्ट्रॉन्ग किया है। वेरी गुड डायरेक्शन, प्रोडक्शन। हाँ, विजुअल को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि स्पेल बाउंड कर दिया, उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे बनाए हैं, उसकी सीजी वर्क इतना अच्छा किया है कि लोग हैरान रह गए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी भी फिल्म बन सकती है। तो ये आज का, हमें आज का सिनेमा इसी तरह देखना पड़ेगा। ठीक है। विजुअलाइज मतलब हमने लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ जो हो। जी हाँ, अच्छा, larger than life। तो जो बिलाल की कहानी है वो तो यूनुस क्या नाम है, नासिर अदीब साहब जी। नासिर अदीब साहब ने ही लिखी, उसमें तब्दीलियाँ बिलाल ने खुद की। जी जी। तो आप, इसका मतलब ये है कि पुराने और नए को मिला दिया उसने। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, एक सीजन्ड राइटर है नासिर अदीब साहब, सैकड़ों फिल्में लिखी उन्होंने, और बिलाल की ये दूसरी फिल्म थी, और उन्होंने देखें, उन्होंने जो भी लिखा होगा अपने एक्सपीरियंस में लिखा होगा। बिलाल का आज का एक्सपीरियंस है, नासिर का आज का नहीं है। तो ये दोनों मिल के उन्होंने एक ऐसी काम कर दिया है जो हमारे लिए मशले राह है, हम सब के लिए। अच्छा, इससे एक और चीज़ ये हुई है, आपने फ्यूजन की बात की है, मिक्सचर, जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्सचर होता है ना, वैसे पुराना और नया सोच और नए एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। अब लोगों ने जिन्होंने पुरानी मौला जट नहीं भी देखी ना, वो नहीं देखकर पुरानी देखना चाहते हैं। मैंने खुद देखी है। मैंने नहीं अच्छा, देखी। उस दिन मैंने उस पे यूट्यूब पे, और मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा देख के रिलेट किया होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। उस फिल्म से ज़्यादा नहीं इसने लिया, बिलाल साहब ने मौला जट पुरानी। हाँ, पुरानी से ज़्यादा नहीं, कुछ टेम्परामेंट है थोड़ा सा, थोड़े से कुछ डायलॉग्स हैं, ओवरलुक है बस। हाँ, डायलॉग नई लिखी हुई है ये फिल्म, नए अंदाज में लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कमी रहती रही है, अभी जो नौजवान फिल्म मेकर हैं उनके अंदाज के बारे में मेरा अपना एनालिसिस ये है कि उन्होंने अपनी टेक्निक को तो बेहतर कर लिया, लेकिन उनका स्क्रिप्ट और कहानी कमज़ोर रह गई। जी। तो इस हवाले से कितना ज़्यादा आप समझते हो काम करने की ज़रूरत है कि लोग, कहानी बुनियाद है, वो कहते हैं ना कंटेंट इज़ द किंग, कहानी है तो वो बादशाह। बिल्कुल, ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले इज अ बैकबोन ऑफ द फिल्म है, और स्क्रीन प्ले ही आपको बताता है कि आपकी रफ्तार क्या होगी फिल्म की, आपकी टेम्पो क्या होगी, आपकी कैरेक्टराइजेशन क्या होगी, सारा स्क्रीन प्ले बताता है। बट ये जो टेक्निक, अनफॉर्चुनेटली शुरुआत ऐसी हुई कि टीवी डायरेक्टर्स ने आके फिल्म्स बनाई, और उन्होंने टेक्निक जो इस्तेमाल की वो टेलीविज़न ड्रामे की थी, स्टैटिक शॉट्स होते थे। ठीक है। एक मास्टर ले लिया, फिर क्लोजेस ले लिए, और इसी में उस फिल्म मूवमेंट मांगती है। ठीक है। फिल्म ऑल द वे मूवी है, हर शॉट मूव कर रहा होता है। यस, फील लाइक अ मूवी। तो वो अब आके अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा है उन्होंने, और बहुत अच्छा बनाया। 2-3 डायरेक्टर तो इतने, नदीम बहुत अच्छा है, नदीम बेग, नबील, दे आर वेरी गुड माशाल्लाह। तो अभी वो कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से भी लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उनकी गुड लक ये हुई है रऊफ साहब वहाँ पे कि चैनल्स ने फिल्में प्रोड्यूस की कराची में, और वहाँ कराची में फिल्में बनना शुरू होंगी, हमारे लिए भी अच्छा, वरना फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म होने को थी। सर, ईद पे 5-6 एक साथ मूवीज़ आई, और वो मतलब एक रिवाइवल को हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि कम बैक हुआ, और इसके बाद फिर मौला जट आई, उसने तो डायनामिक्स चेंज कर दिए ना। लेकिन अभी जो आप, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये कि जिस एंगल से वो ड्रामा बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, उससे हम फिल्म नहीं दे सकते लोगों को फिल्म चाहिए। और स्टार भी वही टीवी वाले होते थे, यार ये तो वही है, ये तो ड्रामे में देखा था। ये तो ड्रामे में देखा था। स्टार चेंज करने चाहिए, एक्टर्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए फिल्म के। अच्छा, एक चीज़ तो हुई कम अज़ कम कि नई फिल्म का असर ये पड़ा कि ड्रामा थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, वो भी लार्जर देन लाइफ स्टाइल में, मतलब एक तरह की वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। कंटेंट पे एतराज़ात भी हुए कि ड्रामा बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं किस तरह का हो गया। तो ये असर जब पड़ा है तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी असर तो पड़ेगा, मतलब उसका ज़ाहिर है वो बड़े पैमाने पे आएगी, बड़े स्पेक्टिकल पे आएगी, बड़े सेट के ऊपर, बड़ी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर,
वो आएगी, वो असरात आपको लगता है कि असर डालेंगे? ये इसके बाद मौला जाट के बाद, मौला जाट के बाद ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे, अब देखिएगा लोग सोच रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ऐसा इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब लोगों के ये सवाल जब उठे कि जी ये इस किस्म का गांव कहाँ है, इस किस्म का अरीना कहाँ है, इस किस्म के वो ये जो गंडासे हैं कहाँ हैं, मैंने कहा जी कहीं नहीं है, डेट इज़ फिल्म। यही तो फिल्म है, जो नहीं कुछ नज़र आता आपको कहीं, तो आप वो देखते तो आप हैरान होते हैं, आप मज़ा लेते हैं, आप एंजॉय करते हैं। अच्छा, रियलिटी से इतना कनेक्टेड नहीं हो सकती फिल्म, बिकॉज दैट इज फैंटेसी। वो पैरेलल सिनेमा है। या रियलिटी से कनेक्टेड होने के लिए आपको पैरेलल सिनेमा जाना पड़ेगा। ये अलग सिनेमा। वो जो ईरानी जैसे मिसाल दे रहे हैं ना, फैंटेसाइज करना, जो फिल्में बनी है वो पैरेलल सिनेमा है। और वो उन्होंने नहीं लार्जर देन लाइफ पे गए, वो नहीं गए, उन्होंने रियलिस्टिक फिल्में बनाई हैं और यही उनकी पहचान है। हमारे ड्रामे रियलिस्टिक है ना, कैफियत है। उस फिल्म के अंदर भी, ईरानी फिल्म में भी एक ख्वाब की कैफियत है कि जैसे वो बच्चे छोटे जो जूता मतलब तलाश में वो हो गए, फैंटेसाइज किया उन्होंने इस चीज को। हाँ, वो करते हैं, लेकिन मेरा मतलब है वो रियलिटी के अंदर रहते हैं, रियलिटी के अंदर। असल हमारे ड्रामे जो है वो हकीकत पे मबनी है, मतलब बहुत हद तक हम रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे जो हैं वो सारे ही रोने धोने वाले होते हैं और सारे जुल्म और तशद्दुद और बहू पे और अब हो गए हैं सर, अब हो गए हैं। पता नहीं इसके अलावा वो पता नहीं औरतें रोना ज़्यादा पसंद करती हैं शायद उसकी वजह। ये अगर आपको याद हो, हाँ, 50s में फिल्में बनती थी, सुरैया, मेहताब, नौकर, अब जिसमें सबसे ज़्यादा रोना धोना होता था वो फिल्म हिट होती थी। वो इवन जो यानी 80s में भी बाद असर जो आया, 80s का कहना चाहिए ज़रा थोड़ा सा पहले का, शबाब किरानी साहब, वही मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले का है, 50s 60s का है। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी इतनी, लेकिन ये है कि ये जो 80s की सिनेमा, ज़फर शबाब वगैरह की फिल्में, जहाँ वो बाप और बेटी की मोहब्बत है, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और वो ऑडियंस तंग आ गया फिर बाद। लेकिन सर फिर देखिए, मेरी बात सुने, कसूर तो फिर हमारा हुआ ना। सैयद नूर साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे, आप देखें कि आवाम जो देखना पसंद करती है, जिसकी रेटिंग आती है मिलियन, यूट्यूब पे मिलियन आपके व्यूज आ जाते हैं एक ड्रामे के, कैसे तेरी खुदगर्जी, एग्जांपल देती हूँ आपको सर, इतना रोना धोना है उस ड्रामे में, लेकिन वो सुपर डुपर हिट गया। अच्छा, कैसे? मतलब आप मुझे, मतलब अब लोग देखना पसंद करते हैं, हम नहीं देखते वो, और तो मैं, लेकिन लोग देखना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन क्या किया जाए इनका? नहीं, चेंज हो जाएगा, ये एक लहर होती है। देखिए ये भेड़ चाल है हमारे मुल्क में, सबसे बड़ी जो हमारा पीछे रहने की रीज़न है ना, एक चीज़ हिट हो गई ना, अब उसी के पीछे पड़ जाएगा हर कोई कि मैं भी ऐसा बना लूँ। नहीं बन सकती, एक बन के ख़त्म करें, आप कोई नया सोचें, ट्रेंड सेटर बन जाए, ट्रेंड सेटर बन जाए। वो बुलबुले भी चल रहा है साथ में। हाँ, वो मतलब कितने अरसे से वो कॉमेडी हो गया, 12-14 साल हो गया, वो बहुत अच्छा है। तो वो लाइट ह्यूमर, मोमो आज भी मोमो है मोमो आज भी मोमो है। लेकिन सर अब अच्छी तरह फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कॉमेडी पे बहुत कम हम लोगों ने काम किया है, या हम शायद उस तरह से हमारे अच्छे कॉमेडियंस, मतलब मैंने चल मेरा पुत 2, 1 इस तरह से देखे, हमारे 5 ऐसे नाम वो हमने वहाँ उनकी मूवीज़ में देखे, पंजाबी मूवीज़ में, कनाडा, इंग्लैंड में, जहाँ पे पंजाबी बहुत पसंद की जाती है वहाँ मूवी। हम क्या उन्हें सही से यूज़ नहीं कर सके, या कॉमेडी मूवी हम उस तरह से बना नहीं सके? इस पे कितना काम नहीं, हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया है। अब मेरी हमने कराया ड्रामो, नहीं, मेरी फिल्म वोटी लेके जा रही है, इतनी बड़ी कॉमेडी फिल्म, और उसमें ठाकुर उसी में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद शोज बहुत तो नहीं, तो हमारे यहाँ मैं वही बताने लगा हूँ आपको, दुबई चलो आपको याद होगा, मैंने जब लिखी सूरत अजवाई लिखी, तो वो क्या हुआ कि हर कोई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहिए, जब तक वो फ्लॉप नहीं होगी, जब तक उसका बेड़ा गर्क नहीं होगा, छोड़ा नहीं। ये भेड़ चाल जो है ना वो वाकई है, ये नुकसान, मतलब वो नन्ना और अली इजाज, उनका एक पेयर बन गया, कभी वो एक साथ एक वक्त में सुल्तान रई साहब को बीट कर गए, वो यूसुफ खान साहब को कर गए, ये हबीब साहब को, ये सारे एक्टर, नदीम साहब को, सब बैठे में अली इजाज नन्ना की फिल्में बन रही हैं। लेकिन सर देखें, एक चीज़ आती है, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज्यादती बिल्कुल, मतलब ज्यादती बुरी एक चीज़ आई, वो कॉमेडी हो, रोना धोना हो, इमोशन हो, या फिर रोमांस हो। अच्छा सैयद साहब, ये बताइए जाते जाते, मतलब ये कि ये जो पंजाब से आप कर रहे होंगे, ये फंड पंजाब का, इसमें उर्दू के लिए चीज़ें होंगी या पंजाबी के लिए होंगी? उर्दू पंजाबी मिक्स होगा सर, उर्दू हमारी हाँ, चूँकि ब्रॉडर
नेटवर्क के लिए ज़रूरी है कि उर्दू में उसको ज़्यादा हो, चाहे पंजाबी से क्यों ना, पंजाब से लीड कर रहा हो। जी हाँ, पंजाबी फिल्म को सपोर्ट हमने ज़रूर करनी है सर, ये क्योंकि वो नहीं, लेकिन ये है कि उर्दू फिल्म, वाई नॉट। अच्छा, फिर हमारे जो वो जो स्टूडियो सोच रहे हैं, वहाँ हम कराची वालों को कहेंगे आए पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ करें, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम आपको सस्ती करके देते हैं। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी सस्ती हो गई है भाई। आप और मैंने ये सोचा है, आप रूप साहब आप अप्रिशिएट करेंगे कि देखें हम मशीनें तो ले आएंगे, लगा भी लेंगे, हैंड्स नहीं है हमारे पास। वो मैंने उन लोगों से मैंने रब्ता कर रहा हूँ जहाँ हम जाके पोस्ट करते थे, बैंकॉक हुआ, थाईलैंड हुआ, या इंग्लैंड हुआ, या ईरान हुआ, यहाँ से हम टेक्नीशियंस बुलाएंगे, वो काम करेंगे, हम साथ हम अपने लोग लगाएंगे ताकि वो सीखे, ताकि वो टैलेंट ट्रांसफर हो। इंडिया ने ये किया है। मैं 2000 के अवलीन दौर में जिस वक्त वहाँ पे फीका पे जाता रहूँ, उनकी फिल्म इंडस्ट्री के फेस्टिवल पे, तो मुझे याद है उन्होंने जितनी तादाद में इंडियन फिल्म मेकर होते थे या टेक्नोलॉजी के लोग होते थे, उससे बड़ी तादाद में बाहर से लोग मिलाए होते थे, फिर उनकी बुलवाए होते रहे, फिर उनकी कोलैबोरेशन शुरू हुई। और अब आप देखो इंडियन सिनेमा जो है, खासतौर पर साउथ का खासतौर पर सिनेमा जो है वो टोटली टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर है, मतलब टोटली। हाँ, आप ये जो हैं बैंकॉक में जब हम जाके पोस्ट करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि इंडियंस आपसे ज़्यादा आगे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि वहाँ काम बहुत ज़्यादा है, इंडिया में काम बहुत ज़्यादा, और राउंड द क्लॉक काम होता है, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और टैलेंट ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से यहाँ लेके आएंगे हम। ये बड़ी अच्छी काविश होगी सैयद साहब की, मतलब सैयद नूर की, के बच्चों को ट्रेन किया जाए ताकि वो रिप्लेस करें। और फिर ये है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी एड्स में कितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो बाहर जाके जो करते हैं, कहीं थाईलैंड में, इंग्लैंड में जाके वो करते हैं, तो वो यहीं पे काम करें और यहीं पे। खैर जी, बड़ा खुशाइंद है कि 1 अरब रुपए परवेज़ इलाही साहब ने जो मुख्तस किए हैं, उसको हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक तरह से फंड इस्तेमाल हों और उसके मुताबिक एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बन जाए कि जो बुनियादी तौर पे आगे चलता रहे इंशाल्लाह। सही साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे बीच देख के, और जिस पर आप काम कर रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स को जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास टैलेंट है, उन्हें ज़रूरत है आपकी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इस मकसद में। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा हाज़िर शो के लिए आपकी खिदमत में। और हम अब बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हरमन रोबोक से, जिनका ताल्लुक़ वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से है, बट एक ज़माने से पाकिस्तान में रह रहे हैं, बैनुल मज़ाहब हार्मनी के लिए काम करते हैं। लेकिन हम इस वक्त ज़रा बात करना चाहेंगे क्रिसमस के हवाले से, जिसकी सेलिब्रेशन कल शुरू हुई है एक तरह से, अभी न्यू ईयर तक इसकी मुख्तलिफ सेलिब्रेशन होती चली जाएंगी। इस दौरान में क्या काम होगा, किस तरह से करेंगे, क्या क्या कुछ करते हैं, बाहर के मुल्कों में किस तरह से होता है, ये तमाम बातें हम करेंगे डॉक्टर हरमन रोबोक से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान, इज दिस योर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर for the Christmas celebration? I've been here now at Manhaj University for the last 6 years. That's really good. Yeah. And I teach there in a religious studies department. I teach the religions of the world, Christianity and Buddhism and Hinduism and Sikhism and the Judaism. All those religions we teach to the students for their knowledge, not to convert them, but just for their knowledge, so that they understand what these different religions teach and what is their philosophy, and so that we can interact with people from different religions in a more understanding way, a more respectful way. That's our purpose. Dr. Rahman, we're just going to talk about the Christmas, because nowadays we are celebrating Christmas. It's a month of Christmas now. Yes. So we're just going to talk about the Christmas. Yes. People know about the Christmas and their celebration, but the maximum don't know about the history of the Christmas. Santa Claus, the Christmas month, the tree of the Christmas. So we just want to guide them about the history of Christmas. So would you like to share something about this? Well, Christmas, the word Christmas comes from the word Christ. Okay. And Christ means Messiah. Messiah. जो कुरान मजीद में भी हैं ये लफ्ज़ मसीहा, तो कुरान भी कहते हैं कि ये इस मसीह अल-मसीह है। चंद दफ़ा कुरान मजीद ये बात इस्तेमाल करते हैं। तो Christ is the same as Messiah. The same, exactly the same word. Masiha. Yeah, Masiha. In Arabic, Masiha.
and in Unani, in Greek, you love say Christ, Christos, Christos in English, Christ. So Christ and Mass means ibadah, yeah, ibadat. So it's the prayer service for Christ, and we understand for the birth of Christ. लेकिन ये लफ्ज़ birth इस लफ्ज़ में नहीं आता, birth पैदाइश इस लफ्ज़ में नहीं आता, सिर्फ Christ जो मुकर्रर किया गया, Christ means मुकर्रर किया गया, Masiih means appointed, मुकर्रर किया गया अल्लाह की तरफ से, नबी की तरह मुकर्रर किया गया, बादशाह की तरह, वो सब बादशाह पुराने टेस्टामेंट में वो सब तेल से मुकर्रर किया गया और इस तरह वो बादशाह बन गया. तो ये आदत, ये इट्स रिचुअल, ये आदत क्रिश्चियन चर्च में आ गया और वो क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट वाज आल्सो मुकर्रर किया गया, वो वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय अल्लाह to be the Nabi, to be the prophet. And that's so pretty much clear. Just talk about the Christmas tree, because it's a celebration, it's a big part of the celebration, because people are just decorating their Christmas tree at their workplace, at their home. So what is the history of Christmas tree in Christian community? the history of Christmas tree is, first of all, what does it mean, I think, is a better question, if you don't mind. What does it mean? It means life, no? A tree is life. एक दरख्त ये ज़िंदगी का निशान है ना, या ज़िंदगी का निशान. Symbolically for the family also, the whole Growth of the family. लाइफ जो है वो वहाँ पे भी हो, पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नया लाइफ आ गया इस नबी के ज़रिए, यीशु मसीह के ज़रिए नया लाइफ आ गया उसकी पैदाइश के ज़रिए. तो ये निशानी तौर पर हम इजहार करते हैं एक दरख्त डेकोरेट करने के लिए, तो और हम चीज़ डेकोरेशन भी है और ये शायद फल है या फूल है, शायद हम इंडिया से ज़्यादा ये हो सकता है, पता नहीं. If you're talking about Pakistani flag, so we have the minority section as white depict itself, na. So just talk about this कि अगर पाकिस्तान में minorities की बात की जाए, do you feel, if I'm talking about Christian, Hinduism, every kind of minorities in Pakistan, what do you feel? We just tried hard to respect them, to respect their culture, their norms, their values, their worships. Do you feel the same? In Pakistan, they respect their minorities? या ज़्यादातर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादातर majority लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते, नेचुरली पाकिस्तानी लोग और हाँ और दूसरे भी, लेकिन पाकिस्तान में is a natural respect. Why not respect another person? Why not love another person? It's quite normal, it's quite natural. Yeah, it's unnatural to be suspicious and to be इनकार करना, दूसरों को इनकार करना, दूसरों को नफरत करना, ये अजीब है, ये natural, ये हमारे अंदर से नहीं है, ये कोई और वजह से आता है. और वो वजूहात क्या है? लोग जो बुत परस्ती हैं, लोग जो जहादी हैं, लोग जो ख़ास सियासत की वजह से मज़हब इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी मकासद पूरा करने के लिए, वो मज़हब इस्तेमाल करते हैं. इस तरफ से ये गलत फहमी पैदा होता है. बच्चे कितने रिसेप्टिव होते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं 6 साल से, तो कितने रिसेप्टिव हैं आप जो बात करते हैं? बहुत ज़्यादा उनके हैं, बने हुए अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है, वो मुझे भी पढ़ाते हैं. अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं उनको पढ़ाता हूँ. वो क्या पढ़ाते हैं? मैं बच्चों की तरफ से बहुत सीख सकता हूँ, बहुत सीखता हूँ, और मैं दूसरे मज़ाहिब भी सीखता हूँ. मैं ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, ख़ास तौर पर इस्लाम, मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं मुस्लिम, सिर्फ सब मेरे स्टूडेंट्स मुसलमान हैं और उनका बातचीत से, उनकी क्वेश्चन से मैं सीखता हूँ कि उनके लिए क्या अहम है, क्या अहम समझती हैं और क्या मुश्किल है, वो क्यों मुश्किल है. तो मैं पूछता हूँ क्यों मुश्किल है, क्या मसला है आपका, और इसके ऊपर हम बात करेंगे. Achha, in the youngsters of Pakistan, what do you feel, what kind of deficiencies they have in their self? Like if you're talking about their personality, so आपको क्या कमी लगती है कि जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो जो तालिब इल्म पाकिस्तान के हैं, the student of Pakistan from so many universities from all over the Pakistan, what do you need to build in their personality? Yeah, what do you need to build in their personality? Maturity, all the basic things.
every person, not only Pakistan. Why do you talk about Pakistan? You know, if you keep asking why about Pakistan, it seems like you're insecure. It seems like you feel that Pakistan is not really the same as other countries. Pakistan is the same as other countries. So all the people in Pakistan have the same values, the same ideas, the same problems, the same questions. तो पाकिस्तान दूसरे मुल्क से फ़र्क नहीं है इस मामले में। बुनियादी बात ये शख्सी तौर पर और जो वो तलाश करती हैं ज़िंदगी में, कामयाब होना चाहते हैं, दोस्ती बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी लोग सेम एज सब लोग। और the human being all over the world, they want the same for their personalities and for their rest of नहीं, the life. वो उसकी वजूहात कुछ और है ना। वो आप ये समझते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है, टेक्नोलॉजी ने ये तो और है। उनको बहुत बुरे असरात डाले हैं। तो पाकिस्तान पे भी इस तरह सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब हुए हैं। मतलब बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है आपके मुताबिक? क्यों ख़राब है? मेरे हिसाब से फेक न्यूज़ बहुत है। अच्छा। और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मतलब उससे। But do you feel, आप क्या समझते हैं? यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात की जाए, बाहर का तो मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता कि मतलब वो वहाँ पे क्यों शिद्दत पसंदी आई है, लेकिन ये है कि यूरोप में भी बहुत शिद्दत पसंदी आई है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं देखता हूँ ये सोशल मीडिया बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन लोग देखते हैं गुफ्तगू करने के बजाय वो सोशल मीडिया को देखते हैं। मैं क्रिसमस पार्टीज, दोबारा क्रिसमस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिसमस पार्टीज अटेंड करते हैं, लोग जमा होते हैं, लेकिन सब अपने मोबाइल देख रहे हैं। ये क्या फ़ायदा है? All social media but not interacting with each other in the live conversation. वो सुन सकते नहीं हैं या कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ कोई मौजू ऊपर उठा नहीं सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। They're on their phones. No, they're on their phones. That's मेरे ख्याल है ये सब कमी है। If you talk about personality, the ability to have a conversation, ये भी basic है। And if you want to ask, you are asking in Pakistan वगैरह, पता नहीं, मेरे ख्याल बाहर में भी है ये मसला, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अक्सर लोग गुफ्तगू करने के लिए मुश्किल है। वो चुप रहती है या वैसी गपशप वैसी टाइम वेस्ट करती है ना, वैसी फजूल बातें करती है ना। गॉसिप ये कह सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे ख्याल जो सिखाना चाहिए या उनको हौसला अफजाई करना चाहिए कि अब गुफ्तगू करे, कोई मौजू के ऊपर कोई बातचीत करे, तबादला ख्याल करे, ये काम है, सवाल पूछे। आपने उर्दू कब सीखी जाके? ये मजे का सवाल। मैं इधर सीखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, उर्दू में पढ़ाता हूँ। उर्दू में पढ़ाते हैं? या क्योंकि बच्चे नहीं समझते। अगर मैं लेकिन आने से पहले सीखी थी या आके सीखी? मैंने इधर सीख लिया। मैंने बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा बोलते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे बोले सर उन्हें जो बहुत खालिस उर्दू के सवाल थे। लेकिन आप तबादला ख्याल आपने बोला, जैसे मतलब शख्सियत बोला, और बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एवरी फ्रॉम हर मजहब से, क्या पैगाम देना चाहेंगे खासतौर पर नौजवानों को? हाँ, क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों? अच्छा, नौजवानों को एक मैं ऑलरेडी दिया कि आप सीखें गुफ्तगू करना। Just have a conversation with people. Learn the skill of conversation. किस तरह लोगों से पूछना, किस तरह से लोगों से सुनना, और जो वो बात करती है इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन पूछना। वैसे नहीं कि हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, लेकिन दूसरों को की पॉइंट ऑफ व्यू की दिलचस्पी महसूस करना, सुनना और उसके अंदर मसाइल पैदा करना, आहिस्ता अदब से मोहब्बत से, लेकिन मसाइल पैदा करना कि आपने ये कहा, लेकिन इसके अंदर ये मसला है, ये क्वेश्चन है, तो ये एक बात है। तो गुफ्तगू करना, कन्वर्सेशन इज़ अ स्किल। एंड द सेकंड थिंग इज़ रीडिंग। हमारे बच्चे बहुत कम रीडिंग है, आपने सुना पहले भी, सब लोग कहते हैं तो शायद यार, तो पैगाम क्या, या पैगाम शायद ये पैगाम नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बारे में क्रेज होता है, तो आप भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। आज साउथ अफ्रीका को दबाया हुआ ऑस्ट्रेलिया ने,
बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। या लेकिन ये मेरा स्किल नहीं था, मेरा और भी हॉबीज़ है, लेकिन अच्छा। क्रिकेट में मेरा स्किल नहीं था। जो मैं क्रिकेट मैं देखता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, सॉरी क्रिकेट के बारे में So इतना why you ज़्यादा choose Pakistan to come over? Why did I choose? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। बहुत गहरा सवाल भी है। Why you choose Pakistan to come over? Actually, I chose because I was invited. I think अच्छा। that's सही है। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे दावत दिया इधर आने के लिए, सो इसके वजह से मैं आया। अच्छा। वो वैसे नहीं, वो उसने बताया कि देखो हम इधर एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान में आम नहीं है, यानी रिलीजियस स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जिसमें हम सिर्फ मज़ाहिब सीखते हैं लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो मज़हब फॉलो करते हैं, हमारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से नहीं। तबदले ख्याल नहीं, मतलब तकबले दियान का आम है, लेकिन तब तकबले दियान आम तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, या लेकिन हम कोशिश करते हैं दूसरे मज़हब के अंदर आना और Diversity देखना। या इनकी पहल से देखना, ठीक है। इनके पहलू से देखना, सिर्फ डिवर्सिटी नहीं है, या डिवर्सिटी से ताल्लुक़ तो है ज़रूर, लेकिन ये बात है। वैसे नहीं कि हम जज करते हैं कि कुरान ये कहते हैं तो इसकी वजह से ये है ना, और ठीक है कुरान तो कहते हैं और हम ये बहुत इज़्ज़त करते हैं, मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम दूसरी किताब भी देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। सो एनीवे ये बड़ा मसला है, लेकिन नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अहले किताब ये बताइए कि डाउट कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ होती है एक लिहाज से। Doubt? और हाँ डाउट Doubt। एक लिहाज से डाउट शक हाँ, वो इसलिए अच्छा होता है कि मतलब अगर हम 100% ये यकीन रखते हैं कि ये दूसरा जो है ये गलत है, तो अगर हम थोड़ा सा डाउट अपने अंदर रखेंगे हो सकता है वो भी ठीक हो, बेहतर है कि आप अपने आप के बारे में डाउट करें, है ना। अपने आप के बारे में डाउट करना, कि मैं गलत हो सकता अपने मजहब के बारे में गलत की बात नहीं है। गलत या सही। डाउट मतलब है कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं ये सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, मैं पूरा 100% नहीं जानता। नहीं जानता, कोई इंसान सब कुछ नहीं जानता। हाँ। ख़ास तौर पर मज़हब के बारे में बहुत सारी राज भेद है इसके अंदर, और जो हम सिर्फ कबूल करते हैं, सिर्फ बचपन से हमने सुन लिया और हम अपनाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं इसके बारे में। तो ये डाउट कभी कभार पैदा होता है, क्यों ऐसी है, फरिश्ते क्या कहते हैं, क्यों, कैसी, किस तरह, ये वगैरह वगैरह। Dr. Aman, we can see that it's research. Yes, it's research, of It's course. research yeah, about yeah. every हर मज़हब के बारे में आपको, अहले किताब के बारे में, हम बाकी तमाम कुरान पाक की तो चले हम बात करें, अहले किताब की अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में इल्म होना चाहिए। Yeah, that's right. तो Yeah. स्टूडेंट्स को कितना फोकस्ड रखते हैं आप इस चीज़ पे कि रिसर्च करनी चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च मीन्स पूछना, या ये रिसर्च का लफ्ज़ है, रिसर्च एक्चुअली मीन्स पूछना, दूसरों की तरफ से पूछना, उनका जवाब क्या है, सिर्फ अपना राय इजहार करना, अपना राय मजबूत करना, अपना राय तस्दीक करना नहीं, लेकिन दूसरों की तरफ से पूछना। डॉक्टर अमन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे, हमें सेगमेंट का बिल्कुल पता नहीं चला। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।